चलिए 9 बज चुके हैं, क्लास चालू करने का समय हो गया है। तो एम एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास आए, तो आज वो दिन आ गया है और आज हम क्लास शुरू करेंगे। तो मेरा नाम आर के पांडे है और मैं आपकी इंग्लिश की क्लास लूँगा। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वैसे अभी बहुत से लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन जब लोग आएंगे तब जुड़ जाया जाएगा। तो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी क्लास चलने वाली है और आगे चल के हम उसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम क्लास को 6 महीने में ख़त्म कर दें। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 6 महीने में क्लास ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। और प्रतिदिन रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में 1 घंटे की क्लास चलेगी और हर शनिवार को कोर्स को रिवाइज कर दिया जाएगा, या हम ऐसा कहें हमने हफ्ते में जो पढ़ा होगा उसे हम हफ्ते के अंतिम दिन शनिवार को रिवाइज कर लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोगों को टोटल आर्टिकल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, टेंस, सेंटेंस, वॉइस और नरेशन, टोटल 13 पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये पॉइंट्स कहिए या चैप्टर कह लीजिए या लेसन्स कह लीजिए, तो टोटल 13 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। इनको हम एक एक करके 1 बाय 1 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। एक ध्यान दे रहे होंगे, एक ध्यान देने वाली बात इसमें है, हर हेडिंग के लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है बेसिक। बेसिक कहने का अर्थ ये है क्योंकि आज से इसके पहले जो भी हमारी क्लास चलती थी वो ऑफलाइन चलती थी, या रिकॉर्डेड रहता था, वीडियो हम अपलोड करते थे, आप उसको देखते थे। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे जो फ़ोन किए, पुराने जो पढ़े थे, कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए, सर लाइव क्लास लीजिए। तो आज से शुरू करने की कोशिश किए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और लाइव पढ़ेंगे। हाँ, ये है कि लाइव जो अभी लाइव क्लास चल रही है, ये चलने के बाद कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर उसको हम यूट्यूब पर अपलोड कर दें, ताकि जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाया है वो उसमें जुड़ के उसका लाभ उठा सके। तो बेसिक कहने का अर्थ ये हुआ कि हम इंग्लिश को टोटल 3 स्टेप्स में बांटकर पढ़ेंगे। पहला होगा बेसिक, दूसरा होगा मॉडरेट और तीसरा होगा एडवांस। तो बेसिक लेवल में हम क्या जानेंगे? बेसिक लेवल में हम सारे टॉपिक्स के बारे में ये जानेंगे कि किस टॉपिक, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जो इंग्लिश वाले नहीं है बच्चे, उनको दिक्कत ये होती है कि जब सेंटेंस लिखा रहता है, उनको पढ़ाना शुरू करो, तो जब उनसे बोलो कि हाँ सब्जेक्ट ऐसा है तो वर्ब ऐसी होगी, सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब सिमिलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, तो बच्चे पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन सा है, कैसे जानेंगे? तो उसमें बताने वाले बताते हैं कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनते हैं। इन दोनों में से कोई भी बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, दोनों मिलकर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है सेंटेंस में पहचानने की कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है। फिर कह दें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है आगे। तो अब बच्चों को दिक्कत आती है क्या कि सर नाउन प्रोनाउन तो पहचान ले रहे हैं, सर ये सब्जेक्ट पहचान ले रहे हैं, अब वर्ब हमको पहचानना है। एक तो वर्ब पहचानना है, दूसरा वर्ब पहचानने के बाद ये जानना है कि वर्ब सिमिलर कैसी है, प्लूरल कैसी है। जैसा अभी पहले बोले हैं कि सब्जेक्ट सिमिलर रहेगा तो वर्ब सिमिलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल रहेगी। अब अगर सब्जेक्ट पहचान लिए तो फिर ये पहचानना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी है, और वर्ब है तो वो कैसी है, किस रूप में है, सिमिलर रूप में है कि प्लूरल रूप में है। तो इन सब चीज को जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि पहले हम हर चीज को समझना सीख लें। जैसे जो नॉन इंग्लिश बच्चे हैं, जिनका इंग्लिश से संपर्क नहीं रहा है या इंग्लिश कम पढ़ाई गई है, खासतौर से यूपी बिहार साइड के बच्चे, तो वर्ब पहचानने में, वर्ड पहचानने में, ऐसा कहीं वर्ब छोड़िए, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड पहचानने में दिक्कत होती है। कोई वर्ड पहचानते हैं, कोई वर्ड नहीं पहचानते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले हम बेसिक से शुरू करें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगले 6 महीने में हम इंग्लिश की बेसिक्स जितनी है वो कंप्लीट करा दें। बेसिक्स का मतलब बिल्कुल ऐसा बेसिक्स नहीं कि आप समझेंगे कि नाउन प्रोनाउन में राम श्याम सीता गीता पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बेसिक का मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, आप इंग्लिश को समझने लग जाए कि हाँ ये क्या है, कैसा है। रही बात मॉडरेट और एडवांस लेवल की, तो उसमें ये हो जाएगा, आप पढ़ा देंगे आगे चल के कि उन शब्दों में जो रूल्स हैं, डिफिकल्ट रूल्स आते हैं, उन सारे रूल्स को पढ़ लेंगे। या ऐसे कह देंगे एडवांस एडवांस लेवल में जाते हैं तो उसमें क्या मिल जाएगा
कि कोई भी वर्ड लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, तो उसमें गलती किस किस तरीके से की जा सकती है। जैसे आप वन डे एग्जाम्स की बात करें तो वन डे एग्जाम्स में जो सेंटेंस पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जैसा आप एकेडमिक लेवल पे पढ़े रहते हैं कि हाँ सिंपल ये ऐसा है इसको बता दो, ये ऐसा है इसको बता दो, ऐसा नहीं पूछता है। वहां वो शब्दों को लेके, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेके, या किसी ग्रामर के व्याकरण के या ग्रामर के रूल को लेके ऐसी गलती देता है, और वो सही नहीं लिखेगा, वो लिखेगा गलत। आपको ये पता करना रहेगा कि इसमें गलती क्या है। जैसे हमारा अपना अनुभव है कि जब एकेडमिक में पढ़ते थे तो एकेडमिक में इंग्लिश बहुत अच्छी तैयार थी, लेकिन जब कंपटीशन के फील्ड में आए तो ये पता चला कि जानकारी होना जरूरी नहीं है, सही क्या क्या नियम है, क्या क्या सही है ये जानना जरूरी नहीं है, साथ में ये भी जानना जरूरी है कि गलत होता है तो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिंपल समझते थे कि ही के साथ हम ना सामान्य तौर पर विल का प्रयोग करते हैं, ही के साथ ही शी इट हुआ, इन सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही विल गो वह जाएगा। लेकिन आगे चल के हमको ये भी जानना पड़ा, हमारे सामने एक नई चीज आई क्या कि ही के साथ शैल भी लगा रहे हैं। बाकी एकेडमिक लेवल पे हम लोग सामान्य तौर पर ऐसा नहीं पढ़े थे कि ही शी इट, ऐसा पढ़े थे हम लोग कि आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। लेकिन जब कंपटीशन के फील्ड में आए तो पता क्या चला कि विल और शैल केवल आई और वी का शैल हो, बाकी सबका विल हो, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे की जगह लग सकते हैं, सेंस बदल जाता है। तो ग्रामर जान लेना और ग्रामर के बाद फिर ये जानना कि वो गलती कैसे होती है, उसको सही कैसे करना है, ये सारी चीजें हमको जानना होगा। तो कोशिश यही रहेगी कि इन 6 महीने में, आज से जैसे मान लीजिए आज 11 तारीख है, 11 जून को क्लास शुरू हो रही है, तो 11 जून से लगे 6 महीने आप जोड़ेंगे तो 11 दिसंबर आता है, तो उसको 10 दिसंबर मानते हैं। 10 दिसंबर तक कोशिश ये करेंगे कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल से लेकर नरेशन तक, उन सब को हम लोग कंप्लीट कर लें। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये टॉपिक है, आर्टिकल है, आर्टिकल से लेके हम नरेशन तक सारा कंप्लीट कर लें, ये सारे सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर लें, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, सॉरी। तो टॉपिक आपके सामने आ गया होगा। आर्टिकल है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, टेंस है, सेंटेंस है, वॉइस है और नरेशन है। ये सारे 13 टॉपिक्स है टोटल। है तो और भी टॉपिक्स, लेकिन सारे टॉपिक्स को हम बेसिक में नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनको बेसिक तौर पर बताया जा सकता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनका बेसिक जानकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनका आपको रूल जानना पड़ेगा, उनसे आने वाले सेंटेंसेस या क्वेश्चंस जानने पड़ेंगे। तो सबको जानते रहना जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है पहला आर्टिकल। आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल में हमें ये जानना है कि आर्टिकल को अगर हिंदी में समझा जाए, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में किसी चीज को समझा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहा जाता है। उपपद मतलब ये हो गया कि पद मतलब शब्द हो गया, वर्ड हो गया, और उप मतलब हो गया जो पहले आ जाए। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल आया है तो आर्टिकल का काम यह होगा कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। एक छोटी सी बात जो सामान्य तौर पर बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे आर्टिकल को एक अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छी बात आपको चीज बताऊंगा कि आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। जैसे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत जानते होंगे इंग्लिश को समझते होंगे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बताता है। अंतर बस इतना है कि एडजेक्टिव्स में हम बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ते हैं और आर्टिकल में हम केवल 3 वर्ड्स को, ए, एन और द को पढ़ते हैं। तो लगता है सामान्य तौर पर ये कि आर्टिकल एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये अलग से एक टॉपिक पूरा बन जाता है। तो आर्टिकल में जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिकल के नीचे आप देखें, आप डिफिनिट है और इनडेफिनिट है। डेफिनिट और इनडेफिनिट में अंतर क्या है समझ लेते हैं। जैसे बच्चे होते हैं क्या कि आर्टिकल में डेफिनिट आर्टिकल ए या एन और इनडेफिनिट आर्टिकल द को समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। या ऐसे समझिए कि ए या एन आ गया तो वो डेफिनिट है, द आ गया तो इनडेफिनिट है। तो ये डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक मिनट, देखिए गड़बड़ी हो गई इसमें, ये पीडीएफ गड़बड़ बन गई है, इसमें टॉपिक गलत है, ये गलत है, इसमें आपको ये गलत छपा है, यहाँ पर छप गया है।
ये डेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन आता है। ये इसमें गलत छपाया पीडीएफ में, तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधारवा दिया जाएगा। तो डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है। अब द और ए एन में अंतर क्या है देख लेते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो निश्चित का मतलब क्या कि जो चीज फिक्स हो, फिक्स कह दें या ऐसे कह दें कि जो चीज यूनिक हो, जो चीज बदलती ना हो, निश्चित हो, वो डेफिनिट होती है। तो जो भी चीजें डेफिनिट होती हैं उनके पहले लगता है द आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल लगता है। और जो भी चीजें इनडेफिनिट होती हैं, इनडेफिनिट का मतलब क्या हो गया कि जो अनिश्चित हो, जिसकी निश्चितता तय ना हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। तो अभी इसमें टॉपिक को समझा जाए। जैसे डेफिनिट आर्टिकल जैसे हम कहते हैं सन, तो सन तो निश्चित है, सूरज एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, हमारा सूरज एक ही है। तारा अगर बोलते हैं तो तारा तो मल्टीपल हो जाएंगे, उनकी बात छोड़िए। हमारे तारे का एक नाम हो गया सन, वो यूनिक हो गया, वो डेफिनिट हो गया। तो उसके पहले हम द लगाते हैं, द सन, द अर्थ। इस पर टॉपिक जब आएगा आर्टिकल तो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इनडेफिनिट में आ जाते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन क्या होता है, ए एन आ गया आपका इनडेफिनिट का मतलब जो भी चीज, जैसे कहते हैं कोई आया है, कोई आदमी आया है, तो अ मैन हैज कम। अमैन मतलब एक आदमी, कोई आदमी, हम उसको नहीं जानते हैं। ए एन का प्रयोग आप संख्या दिखाने के लिए भी करते हैं और अनिश्चितता दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे कंफर्म ना हो कि क्या, कैसा, कौन, कोई फिक्स ना हो, तो उसके पहले भी आप ए एन लगाते हैं। जैसे कहते हैं कि अ डॉग मतलब कोई कुत्ता, मैं उसे नहीं जानता, या किसी भी नॉर्मल कुत्ते की बात की, एक कुत्ता कर दिए, तो उसके आगे हम ए या एन लगाते हैं, अ डॉग कर दिए। इस तरह से हम आर्टिकल को आगे चल के पढ़ेंगे। ये देखिए पीडीएफ बनाने वाला थोड़ा सा स्लाइड इधर गड़बड़ हो गई है। ये द आर्टिकल आपका डेफिनिट में आता है और ए एन आर्टिकल आपका इनडेफिनिट में आता है, ये थोड़ा गलत छप गया है, इसको सुधार दिया जाएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में आने वाले सेंटेंसेस को हम सही करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम सेंटेंस को पहचाने और ये जाने कि सेंटेंस में किस वर्ड का कौन सा प्लेस है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर एक नियम है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आने का अर्थ ये हुआ कि हमको ये पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है। तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये पहचानने में कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब सब्जेक्ट है। या फिर कह दें कि हम वर्ब पहचानने से ज्यादा अच्छा काम ये क्या रहेगा कि हम पहले ये पहचान लें कि वर्ब की प्लेस कहाँ होती है, वर्ब आती कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम वर्ब को चेक कर लेंगे। फिर हमको पहचानना होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्लेस का क्या है, ऑब्जेक्ट आता कहाँ है। तो जो ऑब्जेक्ट का प्लेस होगा उस जगह पर हम उसको आसानी से पहचान लेंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर से आप ये कंफर्म नहीं पहचान पाएंगे कौन सी चीज, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाँ ये जरूर पहचान लेंगे कि जिस पहचानने में आसान हो जाएगा आपको। सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पहचानने में आराम हो जाएगा कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड वर्ब है। जैसे हिंदी में हम बात करें, ऊपर का ये जो आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। जैसे मैं आम खाता हूं, आपका सब्जेक्ट, आम हो गया आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब हो गई आपकी खाता हूं। अब अगर पहचानने के लिखा जाए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो कहेंगे क्या कि किसी भी सेंटेंस में जो भी शब्द क्रिया को कर रहा होगा वो शब्द सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा। ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो शब्द ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा या जिसके ऊपर क्रिया की जा रही होगी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा। वर्ब क्या हो जाएगा, तो ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा वो वर्ब कहलाएगी। या ये कह दें कि वो वर्ब शब्द सेंटेंस के या वाक्य के अंत में आएगी। ये हिंदी का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है, मैं आम खाता हूं, ये हो गया मैं सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट, खाता हूं वर्ब। अब हिंदी से जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो होता क्या है कि सब्जेक्ट तो अपनी प्लेस पर ही रहता है,
मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में आता है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब चली आती है कहाँ, बीच में, और ऑब्जेक्ट चला जाता है वर्ब के बाद। इसका मतलब कि मैं आम खाता हूं, इसकी इंग्लिश करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई ईट मैंगो। ये बात समझ में आ गई। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चलता है, इंग्लिश में क्या चलता है, सब्जेक्ट वर्ब और, सॉरी, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब चलता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चलता है। यहाँ एक आपको दिख रहा होगा चौथा पार्ट, आरपीएस, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का बचा हुआ भाग। तो वाक्य का बचा हुआ भाग हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो वाक्य बचता है, जो शब्द बचते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, कहीं भी। तो उनको प्लेस फिक्स करना निश्चित नहीं है। हमें पढ़ना इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर पहचानना है। तो इंग्लिश में हमें क्या जानना होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और अंत में सेंटेंस के सारे बचे हुए शब्द किसी प्रॉपर क्रम में आरपीएस में आ जाएंगे। अब अगर पूछते हैं कि सर क्या सब्जेक्ट ही सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, उसके पहले कुछ और नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं है, उसके पहले भी वर्ब भी आ सकती है और कुछ और शब्द भी आ सकते हैं। लेकिन वर्ब के अलावा कोई और शब्द आएगा तो वो मिला जुला के सब्जेक्ट का ही हेल्प करेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट का ही स्ट्रक्चर लेकर चलेगा। चलिए, तो ये होगा सब्जेक्ट का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसको हम अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो इसको हम एक्सप्लेन करके विस्तार से उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक था नाउन। नाउन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहेंगे। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं या हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उस भाषा में अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, या ऐसे कह दें कि हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसमें ढेर सारे शब्द होते हैं, और उन शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार या उनके यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होंगे जो किसी वस्तु की पहचान बताएंगे उसका नाम बताकर, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो किसी सेंटेंस में आएंगे तो हमको अगर किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पता है तो भी हम उसकी ओर इंडिकेट करके उसका एक सर्वनाम रख देंगे जिससे हम उस तरह की हर चीज को इंडिकेट कर सकें। फिर कुछ शब्द ऐसे होंगे कि जो चीजें हमारे आसपास उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। आसपास का अर्थ कहने का ये नहीं हुआ केवल हमारे अगल बगल, आसपास कहने का अर्थ हो गया कि पूरे यूनिवर्स में और यूनिवर्स के बाहर भी, जहां तक हम पहुंच सके, जहां तक हमारी सोच पहुंच सके, हर चीज, उन सब को हम आसपास की चीजें कहेंगे, तो उसकी विशेषता बताएगा। फिर कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा। फिर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो किसी भी वस्तु की स्थिति बताएंगे कि कहाँ रखी है, यहाँ है, वहां है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, इस तरह से। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो इन सारे शब्दों की विशेषता बताएंगे। तो इस तरह से प्रयोग के हिसाब से हम अलग अलग शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अलग अलग वर्ड्स कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं, या पार्ट्स कह सकते हैं। तो स्पीच हमारी, आप एक टॉपिक पढ़ते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक वाक्य में, एक सेंटेंस में किस किस तरह के शब्द आ सकते हैं, उन सभी शब्दों को सामूहिक रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसमें आपका ये नाउन से लेकर और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन तक आता है। तो हम इंटरजेक्शन तो नहीं पढ़ेंगे हम बेसिक में, लेकिन आपका नाउन से लेकर और एडवर्ब तक सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो नाउन पर अगर फोकस करते हैं तो नाउन होता क्या है, किस तरह के शब्दों को हम नाउन कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कराते हैं, उनका नाम बताकर, उनको हम नाउन कहते हैं। अब इनको आगे फर्दर कई प्रकार में, काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में बांटते हैं। तो अच्छा, नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल रूप में भी बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल रूप में भी बांट सकते हैं। तो चाहे तो सिंगुलर में बांटे और प्लूरल में बांटे, तो सिंगुलर अगर प्लूरल में बांटेंगे तो उसमें होगा क्या कि जो आगे हम नीचे ये 5 काइंड्स देख रहे हैं, ये नाउन्स के, कॉमन नाउन्स हुआ, प्रॉपर नाउन्स हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हुआ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ये सारे नाउन्स में से जैसे कॉमन हुआ, तो कॉमन को आप सिंगुलर प्लूरल दोनों में करते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे उसके बाद।
बोलने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, बस अभी बेसिक में समझिए कि नाउन को हम दो प्रकार से बांट के पढ़ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में बांट के पढ़ सकते हैं, या काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांट के पढ़ सकते हैं। तो काउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन को, प्रॉपर को, कलेक्टिव को हम काउंटेबल में क्यों रखते हैं, फिर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को हम अनकाउंटेबल में क्यों रखते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब की चर्चा हम आगे आने वाली क्लासेस में 1 बाय 1 करेंगे। पढ़ते हैं अगले अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, तो जैसा मैंने कहा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाम बता के पहचान बताते हैं। जैसे इस चैनल का नाम है, इस चैनल का नाम एम एकेडमी है, तो एम एकेडमी इसका नाम है। फिर जो पढ़ा रहा है वो टीचर हो गया, तो टीचर एक ऐसे पद का नाम है जो पढ़ाने का काम करता है, तो टीचर बन गया आपका नाउन। और अगर हम टीचर का नाम नहीं जानते हैं तो हम कह सकते हैं उनका क्या नाम है। तो उनका जो शब्द बोल रहे हैं ये हम टीचर के लिए ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए उनका शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उसकी पहचान के लिए, उसकी ओर इंडिकेट करके, उसकी ओर इशारा करने के लिए। तो प्रोनाउन ऐसा शब्द बन जाएगा जो नाउन को इंडिकेट करे, ना इंडिकेट ना करे, इसको ऐसे कहिए कि जो नाउन की प्लेस पर आए और नाउन का ही काम करे। जैसे सेंटेंस में आप जानिए कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो या तो नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। तो प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो नाउन की प्लेस पर आता है। प्रोनाउन कहने का अर्थ क्या हुआ, प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ, नाउन मतलब नाम। तो प्रोनाउन का अर्थ हो गया एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आए, इन प्लेस ऑफ नाउन, वो हो जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को आगे चल के आप 10 काइंड्स में बांट के पढ़ सकते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, एम्फेटिक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया और रिलेटिव हो गया। ये सारे काइंड्स हैं प्रोनाउंस के। तो इन सब की चर्चा हम एक करके आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में। तो वैसे चाहता तो मैं इन सब का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकता था, लेकिन ये इतना ज्यादा टॉपिक है कि इन सब का इंट्रोडक्शन दे देते 2-3 घंटा बीत जाएगा केवल इंट्रोडक्शन देने में। और इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये तो है नहीं कि हम ऐसा समझाना, ऐसा बोलना शुरू करें कि कुछ समझ में आए कुछ रह जाए। तो सारी चीजें समझ में आना जरूरी है, तो इसीलिए हम इन टॉपिक्स को स्किप करते हुए चलते हैं। जब इनका टॉपिक आएगा, जब इनका टर्न आएगा, तो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या शब्द होते हैं, तो हमने पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कराते हैं। नाउन क्या करता है, नाम बता के पहचान कराता है, और प्रोनाउन क्या करता है, कोई भी शब्द दे देता है, ये कोई ऐसा कॉमन सा शब्द जो उस तरह के सबके लिए प्रयोग हो जाए, उस तरह से पहचान बताता है। अब हमारे आसपास यानी यूनिवर्स में जहां तक हम पहुंच सके, जहां तक हमारी सोच पहुंच सके, वहां तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। जैसे हम कहते हैं बॉय, तो बॉय कहने का अर्थ हो गया कि लड़का, यानी लड़का एक तो है नहीं, संसार में हजारों लाखों लड़के हैं। तो अगर हम लड़का बोलते हैं, बॉय बोलते हैं, तो दो लड़के अगर एक साथ हैं, हम कहते हैं वो दोनों लड़के, तो वो दोनों लड़के कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों लड़के कॉमन हो गए। अब अगर हम उन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहें, उन दोनों में डिफरेंस करना चाहें, अंतर करना चाहें, तो हम कह देंगे एक जो लंबा वाला है या एक जो छोटा वाला है। तो लंबा और छोटा बोल देना, ये हो जाएगा उसकी विशेषता बताना, किसकी, किसी ऑब्जेक्ट की। तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी भी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है, या ऐसे कह दें, या ऐसे कह दें कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब अलग अलग टाइप से विशेषता बताने के आधार पर हम एडजेक्टिव को अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। ये टोटल 8 प्रकार हमारे सामने स्क्रीन पर है। इन 8 के बारे में हम चर्चा करके पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से टोटल 8 काइंड्स हैं एडजेक्टिव्स के, जिन्हें हमें पढ़ना है आगे आने वाली क्लासेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब क्या है, तो वर्ब हमने जैसा भी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वो वर्ब कहलाती है। वो शब्द या शब्दों का समूह वर्ब कहलाता है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर वर्ब को, तो वर्ब में आपको 3 प्रकार दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, एक दिख रहा है मार्जिनल, और एक दिख रहा है मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसको कह सकते हैं आप। तो हेल्पिंग वर्ब सामान्य तौर पे आप सुनते होंगे, जो थोड़ा अच्छा जानकार होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानता है, सामान्य तौर पे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं।
तो वर्ब को हम दो रूप में बांटते हैं, दो प्रकार में बांटते हैं। पहला हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हो गया आपका मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब, अच्छा पहले मेन वर्ब क्या होती है? जिससे किसी काम का करना पाया जाता है या होना भी पाया जा सकता है। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जिससे किसी काम का होना पाया जाता है, या ऐसे कह दें कि ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब में आती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, मॉडल्स क्या होती है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मेन वर्ब क्या होती है? जिससे किसी कार्य का करना पाया जाए या होना पाया जाए। अब ध्यान देते हैं कि मेन वर्ब में आप देख रहे होंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन तो हम जानते हैं सामान्य तौर पे कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, इस तरह से। लेकिन ये जो फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है, इसकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारे हम लोग का अगला टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन ऐसा वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन। जो कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है? आप CON हटा दीजिए, ये जो CON आपका दिख रहा है, इस CON को हटाइए। जंक्शन का अर्थ क्या होता है? ऐसा स्थान, ऐसा, आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे कुछ स्टेशन होते हैं जिन पर जंक्शन लिखा होता है, जैसे गोरखपुर जंक्शन, गोंडा जंक्शन। तो जंक्शन कहने का अर्थ क्या होता है? लखनऊ जंक्शन। तो जंक्शन कहने का अर्थ ये होता है कि ऐसी जगह, ऐसा स्टेशन जहां पर दो लाइन आकर मिलती है या दो से अधिक लाइन आकर मिलती है। तो कंजंक्शन का मतलब क्या कि जहां एक लाइन ना हो। जंक्शन का अर्थ हुआ जहां एक लाइन ना हो, जहां कम से कम दो लाइन जुड़ी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी हो, लेकिन एक ना हो, उसे जंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन का अर्थ क्या हो गया? ऐसा शब्द जो जोड़ता है। जोड़ने का अर्थ क्या हुआ? किसको जोड़ेगा भाई? किसी शब्द, किसी भी दो शब्द को जोड़ देगा। दो नाउन्स को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउंस को जोड़ सकता है, एक नाउन एक प्रोनाउंस को जोड़ सकता है, एक से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ सकता है, वर्ब्स को जोड़ सकता है, एडजेक्टिव्स को जोड़ सकता है, एडवर्ब्स को जोड़ सकता है, प्रीपोजिशन को भी जोड़ सकता है। तो कंजंक्शन का काम क्या हुआ? दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। अब कंजंक्शन में आपको यहां दिख रहा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और कंपाउंड कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस के टोटल हम चार प्रकार पढ़ते हैं। चार प्रकार नहीं पढ़ते हैं, चार प्रकार पढ़ते हैं, चार टाइप्स पढ़ते हैं। तो कंजंक्शन का टोटल चार काइंड्स है। अब इसमें से आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर इसको हमने ब्लैक कलर के पीछे इसका बैकग्राउंड है। ये तीन, ये कोऑर्डिनेटिंग का, सबऑर्डिनेटिंग का और कंपाउंड का, इन तीनों का ब्लैक कलर है। अब ब्लैक कलर होने की वजह से क्या है, ये हम पढ़ेंगे तो होता तो है कंजंक्शन में, लेकिन इनको हम कंजंक्शन की बेसिक क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इन्हें ब्लैक कलर दिया है। ब्लैक कलर में जितना भी आपको टॉपिक दिखेगा, उन टॉपिक्स को हम बेसिक की क्लास में, मतलब अगले इन 6 महीनों में हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आपकी रिक्वेस्ट होगी तो थोड़ा बहुत चर्चा करते चलेंगे, लेकिन मेन टॉपिक हमारा क्या होगा? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इन्हीं के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन में भी देखिए, जितने भी शब्द होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सारे शब्द अपने नाम से ही बता देते हैं कि वो किस टाइप के वर्ड्स हैं या वो किस तरह का काम करते हैं। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या हुआ? पोजीशन का अर्थ क्या हुआ? स्थान, स्थिति। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे शब्द जो पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन के। नाउन प्रोनाउन के भी पहले आ सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन ही अगर समझ में आ गई तो प्रीपोजिशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या? प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों से बताता है। अच्छा, एक बात और कि क्या केवल नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा? तो ऐसा नहीं है।
दूसरे शब्दों के पहले भी आ सकता है। बस जानना इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है कि कोई भी प्रीपोजिशन जो होगा वो किसी शब्द के पहले आकर उसका संबंध सेंटेंस के किसी भी दूसरे शब्द से बता सकता है। ये होता है प्रीपोजिशन। अब ये कैसे बताता है इसकी चर्चा हम आगे प्रीपोजिशन वाली क्लास में करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं इन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, बाय, विथ, अबव, बिलो, ऑन, अपॉन, अंडर, ओवर, एट, टू, अक्रॉस, थ्रू, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट भी होता है। तो ये सारे सब प्रीपोजिशन के प्रकार नहीं है। जैसा कि हमने पिछले सारे स्लाइड्स में देखा है क्या कि हर टॉपिक का काइंड लिख रहे थे नीचे कि किस कितने कितने प्रकार का होता है, लेकिन प्रीपोजिशन में ये जो काइंड्स लिखे हैं, प्रीपोजिशन है, इन, इनटू है, बिफोर, आफ्टर है, या जो भी है, एट है, टू है, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का काइंड नहीं है। जैसे हम कह दें कि नाउन ले, तो नाउन का काइंड अगर बात करें तो नाउन का काइंड आपका प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव ये काइंड है। लेकिन अगर हम बोल दें राम, श्याम, सीता, गीता या रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सारे शब्द काइंड नहीं है नाउन के, ये सारे शब्द उदाहरण है, शब्द है, ये शब्द नाउन है, ये सारे शब्द नाउन है, प्रकार नहीं है नाउन के। जैसे कहते हैं नाउन का प्रकार प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन नाउन का प्रकार है। लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन जैसे जितना नाम लिए, एम एकेडमी ही ले लीजिए, एम एकेडमी भी प्रॉपर नाउन ही है। तो एम एकेडमी नाम जो है वो प्रकार नहीं है नाउन का, वो नाउन ही है, नाउन का एक शब्द है। वैसे ही प्रीपोजिशन है। तो ये जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन के प्रकार नहीं है, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन है। फिर से बात समझते हैं। जैसे प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में आपका एक पर्सनल प्रोनाउन आता है, पहला काइंड हमने पढ़ा था। तो प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन अगर बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन का काइंड है, लेकिन आई, वी, यू, ते, ही, शी, इट, ये या तो ये कहें कि ये पर्सनल प्रोनाउन है या तो ये कह दें कि ये प्रोनाउन है। ये नहीं कह सकते कि ये प्रोनाउन का काइंड है, काइंड नहीं है, ये प्रोनाउन है। अब उसको पर्सनल प्रोनाउन कह दीजिए या सीधे प्रोनाउन कह दीजिए। वैसे ये है, इन, इनटू है, ऑन, अपॉन है, अंडर, ओवर है, एट है, टू है, अक्रॉस है, थ्रू है, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन का प्रकार नहीं है, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन है। तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। वैसे आज की क्लास केवल इंट्रोडक्शन की थी, आज पढ़ाने का बहुत प्रॉपर मूड नहीं था, क्योंकि अभी पहली क्लास थी तो बहुत से बच्चे इस बारे में जानेंगे, बहुत से बच्चे इस बारे में नहीं भी जान रहे होंगे। तो इस वीडियो में टॉपिक पढ़ाना हमको ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप लोग टॉपिक वाली ही वीडियो देखना चाहेंगे। ये तो पूरा सिलेबस एक तरह से कह सकते हैं, ओवरऑल सिलेबस है, तो इसमें किसी टॉपिक को पढ़ाना टाइम टेकिंग ही है, केवल कोई इसका कुछ लाभ खास नहीं है। तो इसलिए पढ़ा नहीं रहे हैं कोई टॉपिक प्रॉपर तरीके से, बस एक परिचय ओवरऑल देते चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एडवर्ब का। एडवर्ब में बहुत कम काइंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सिंपल लिखा है, रिलेटिव लिखा है, इंट्रोगेटिव लिखा है। लेकिन आप पढ़ते होंगे, कुछ लोग पढ़े होंगे तो देखते होंगे क्या कि एडवर्ब में आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, अलग अलग तरह का तरीके का एडवर्ब आता है। तो वो सारे काइंड जितना भी आपने पढ़ा होगा, मैनर, प्लेस, टाइम, वो सब सिंपल एडवर्ब के काइंड्स होते हैं। सिंपल एडवर्ब को जब हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम उन सभी काइंड्स को पढ़ेंगे। बाकी रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इन दोनों टॉपिक्स को हम एडवर्ब की बेसिक की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। बेसिक की क्लास में नहीं पढ़ने का कारण यह है कि सिंपल एडवर्ब जो होते हैं उनको आसान तरीके से उस बच्चे को समझाया जा सकता है जिनको इंग्लिश से जानकारी ज़्यादा नहीं है। लेकिन रिलेटिव और इंट्रोगेटिव जब हम चले जाएंगे तो उसमें आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, और क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो क्योंकि एडवर्ब और एडजेक्टिव लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं, सारे तो नहीं लेकिन निकाल मिलते हैं, तो कंफ्यूजन होगी उस पर ज़्यादा। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम मॉडरेट और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, इनको हम बेसिक में नहीं पढ़ेंगे।
आपको देखकर ये लग रहा होगा कि सर एडवर्ब में तो कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, केवल एक काइंड पढ़ाएंगे, लेकिन ये जानिएगा कि एडवर्ब सिंपल में ही कई काइंड पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, एडवर्ब होता क्या है ये जान लिया जाए। एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो ऐसे समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया का बादशाह है, सेंटर है, सन है। जैसे एडजेक्टिव को आप जानते होंगे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने में। आपको शायद ना पता हो कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव में एडी है, ऐड, प्रचार करना की विशेषता बताना, के बारे में बताना। एडवर्ब में भी एडी है, ऐड। तो ये जानिएगा कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, कंजंक्शन की, प्रीपोजिशन की, सबकी विशेषता बताता है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसको तब पढ़ा जाएगा जब हम नाउन भी पढ़ चुके हो, प्रोनाउन भी पढ़ चुके हो, एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हो, प्रीपोजिशन भी पढ़ चुके हो, कंजंक्शन भी पढ़ चुके हो, और एडवर्ब खुद पढ़ रहे हो। एडवर्ब यहाँ तक कि एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो सबकी विशेषता बताता है, तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा व्यापक चैप्टर है, इसको हम आगे चल के एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलते हैं। अगला टॉपिक आएगा हमारा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लेंगे का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, तब हमारे सामने आएगी बात टेंस की। अच्छा, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमने वहां पढ़ा है पीछे। हमने टॉपिक आर्टिकल के बाद हम पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सब को पहचानने में दिक्कत होगी। सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उससे हमारी आधी मुसीबत हल हो जाएगी। हम ये जानने लग जाएंगे, जैसे अगर आपसे कह दीजिए कि इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजो, तो पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजो से बहुत ज्यादा आसान काम होगा कि इस सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट की प्लेस पर सब्जेक्ट को खोजो। हम कहते हैं इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट खोजो, तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा क्या? इस सेंटेंस के इस पार्ट में ऑब्जेक्ट को खोजो। हम कहते हैं सेंटेंस में वर्ब खोजो, उससे बहुत आसान हो जाएगा कि हम ये कह दें कि इस सेंटेंस के इस पार्ट में वर्ब को खोजो। वैसे तो वर्ब ऐसी है कि वर्ब को आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वर्ब आपके सामने आने लगेगी, तो सामान्य तौर पर ऑक्सिलरी वर्ब तो आप पहचानने ही लग जाएंगे। जिस दिन आपकी वर्ब की क्लास खत्म होगी उस दिन आप ऑक्सिलरी वर्ब्स या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पहचानने लग जाएंगे। बचा मेन वर्ब और मार्जिनल। तो मार्जिनल के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है उसको बचा के रखें, आगे जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। मेन वर्ब आप पहचानने तो लगेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी कह सकते हैं वो एडवर्ब की तरह लगने लगेंगे, कभी एडजेक्टिव की तरह लगने लगेंगे, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वर्ब में। लेकिन हाँ, हेल्पिंग वर्ब तो आप पहचान लेंगे उस क्लास के बाद से। मेन वर्ब के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। सारे टॉपिक्स पढ़ लेने के बाद हमारा अगला टॉपिक कौन सा आएगा? टेंस का आएगा। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स से आप पढ़ते होंगे टेंस और टाइम। तो टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। पहले तो विचार था कि इसमें टेंस और टाइम दोनों को डिस्कस किया जाए, लेकिन क्योंकि टेंस और टाइम ऐसी चीज थी कि जब आप टाइम को डिस्कस करना शुरू करते तो टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। टेंस अपने एक छोटे से पार्ट को लेकर चलता है, और टाइम अगर आप लेकर चलें तो टाइम सारे सेंटेंस को कवर कर लेता है, हर तरह के सेंटेंस को, हर तरह के टेंस को सब कवर कर लेता है टाइम। तो टाइम को हम पढ़ेंगे आगे के लेवल में। अभी हम क्या पढ़ेंगे? टेंस को पढ़ेंगे। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर टेंस का 3 प्रकार दिख रहा होगा आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक चीज आप नोटिस करिए, तो टेंस में प्रेजेंट और पास्ट को सेम कलर पे कलर किया गया है, लेकिन फ्यूचर को रेड कर दिया गया है, इसका कलर बदल दिया गया है। तो इसमें कुछ खास बात है जानने वाली, वो क्या है कि टेंस की अगर बात किया जाए तो टेंस 2 ही प्रकार का होता है सामान्य तौर पर, प्रेजेंट का और पास्ट का। फ्यूचर का टेंस नहीं होता है। अब कहेंगे सर तो हम लोग तो आज तक यही पढ़े हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, टेंस होता है, लेकिन फ्यूचर का टेंस नहीं होकर फ्यूचर का टाइम होता है, और फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे विल शैल का। अब इस पर लंबी चर्चा होगी जब हम आगे की लेवल की क्लास पढ़ेंगे, बेसिक क्लास में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन इतना जानेंगे कि टेंस जो होता है, टेंस अभी हम जब तक हम नहीं पढ़ रहे हैं टाइम के कॉन्सेप्ट को, तब तक हम ये मान के चलेंगे, ये जान के चलेंगे कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है उसकी हम चर्चा आगे करेंगे, और फ्यूचर टाइम कैसे बनता है उसकी चर्चा हम टाइम की क्लास में करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। आज हम जान लेते हैं क्या कि टेंस जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो टेंस में हम 3 तरह के टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेंटेंस। अब हमने पहले पढ़ा था सेंटेंस का स्ट्रक्चर और अब पढ़ रहे हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सेंटेंस में अंतर क्या है? तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस को कितने भाग में बांटते हैं, सेंटेंस के कितने टुकड़े होते हैं। तो 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, जैसे भी हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। लेकिन सेंटेंस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के काइंड को, कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कुल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, इन सभी सेंटेंसेस के बारे में हम एक एक करके सेंटेंस की क्लास में चर्चा करेंगे। ये सारा टॉपिक, सारा स्ट्रक्चर दिखाने का केवल पर्पज यही था कि जो भी इस क्लास में जुड़ना चाहेगा, वैसे कल की वीडियो में तो हम ये चीज बता ही चुके हैं कि ये 6 महीने की क्लास है, रेगुलर चलेगी और ये फ्री ऑफ कास्ट चलेगी। इसमें कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, ये जरूर रखेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि जब क्लास चालू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, या नोटिफिकेशन ना भी मिले तो भी कम से कम आप सब्सक्रिप्शंस में जाकर अपने यूट्यूब में सब्सक्रिप्शंस के टैब में जाके आप एकेडमी को सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट वीडियो पा सकें, आपको खोजना ना पड़े। इसीलिए कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो उसका लाभ ये हो जाएगा कि जब भी क्लास शुरू होगी या कोई भी अपडेट होगी चैनल पर तो उसकी सूचना आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस में हम असर्टिव को, इंट्रोगेटिव को, इंपरेटिव को, ऑप्टेटिव को और एक्सक्लेमेटरी को पढ़ेंगे। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, तो इसमें कहीं निगेटिव सेंटेंस की चर्चा नहीं दिख रही है। आप निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ते ही होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस ना दिखाने का कारण यह है कि निगेटिव सेंटेंस का कोई प्रकार नहीं है। क्यों प्रकार नहीं है? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को भी आप पॉजिटिव और निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आप पॉजिटिव और निगेटिव बना सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को भी आप पॉजिटिव निगेटिव बना सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी आप पॉजिटिव निगेटिव बना सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी आप पॉजिटिव निगेटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव कहने का अर्थ क्या हुआ? पॉजिटिव कहने का अर्थ हुआ कि जिसमें जो निगेटिव ना हो, और निगेटिव कहने का अर्थ हो गया जो निगेटिव हो, जिसमें नॉट, नाइदर, नन, नेवर, नो, नथिंग, इस तरह के शब्द आए हो। तो जब भी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है, जैसे नो, नॉट, नन, नेवर, नथिंग, नो वन, नोबडी, तो शब्द नेगेटिव हो जाता है, वो सेंटेंस ही नेगेटिव हो जाता है। तो आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं नेगेटिव वर्ड्स यूज करके। इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस का प्रकार नहीं है, हम उसको सेंटेंस के प्रकार में नहीं पढ़ेंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं। जब हम सेंटेंस पढ़ लेंगे पार्ट पढ़ने के बाद, तो हमारे सामने एक टॉपिक आएगा वॉइस और नरेशन। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सामान्य तौर पर सभी बच्चे मुसीबत भरा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वॉइस एक बड़ा टॉपिक हो गया, नरेशन एक बड़ा टॉपिक हो गया, इसको पढ़ने के लिए आपको फला 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 चीज की जानकारी जरूरी है। ऐसा कुछ है नहीं। जितना आसान आपका आर्टिकल है, नाउन प्रोनाउन है, उतना ही आसान वॉइस है और नरेशन है। हाँ, जानने वाली बात क्या है कि वॉइस में आपको ये जानना बस जरूरी रहता है कि कब कोई वॉइस एक्टिव होगी और कब कोई वॉइस पैसिव होगी। अगर आप ध्यान दें तो आप आज तक अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस का प्रकार जो भी असर्टिव से लेकर एक्सक्लेमेटरी तक है, या जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, नाउन से लेकर एडवर्ब तक, उन सब में
अगर आप उदाहरण के तौर पे सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आप ये जानिएगा कि वो सारे सेंटेंस या कहें मैक्सिमम सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। जो भी सेंटेंस हम सामान्य तौर पे पढ़ते हैं वो सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो जब हम वॉइस पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना नहीं शुरू करते हैं। एक्टिव तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं। वॉइस पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलना सीखते हैं। ये वॉइस का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हम वॉइस पढ़ने आए तो हम एक्टिव वॉइस नया नया जान रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी सेंटेंस हम पढ़ते हुए आते हैं वो सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं। या ऐसे कहें कि वॉइस के अंतर्गत आकर हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना सीखते हैं। अब कहेंगे कि सर ये वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होती है? तो वॉइस कहने का अर्थ ये हो गया इस बात पे फोकस करना कि जो कार्य हो रहा है उसको करने वाला कौन है। या ऐसे कह दें कि वॉइस पढ़ने का अर्थ ये हो गया, वॉइस जानने का अर्थ, किसी भी सेंटेंस में वॉइस जानने का अर्थ ये हो गया कि हम ये जान सकें कि इस सेंटेंस में कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमें कर्ता का पता ही न हो, हमें बस ये पता हो कि इस काम को किया गया, कौन किया ये ना पता हो, उस जगह पर आपको वॉइस की जरूरत अवश्य पड़ेगी। आप बिना वॉइस की जानकारी के उस तरह के सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। कारण क्या है? एक्टिव वॉइस जो होती है, एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जरूर होता है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट आता है वॉइस में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है डूअर का। डूअर मतलब करने वाला। तो डूअर अगर आप जान गए तो आप वॉइस जान गए। अगर सेंटेंस में वर्ब का डूअर सब्जेक्ट होता है, नहीं थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का, क्रिया का करने वाला यानी क्रिया का डूअर, वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का डूअर यानी क्रिया को करने वाला, वर्ब का डूअर सब्जेक्ट नहीं, वर्ब का डूअर क्रिया को करने वाला अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ? दो कंडीशन ध्यान देना है। कंडीशन नंबर एक, बहुत ध्यान से सुनिएगा वॉइस का कॉन्सेप्ट। कंडीशन नंबर एक कि अगर सेंटेंस में वर्ब का डूअर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बनता है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। दूसरा टॉपिक, अच्छा इसी पहले टॉपिक का दूसरा पार्ट, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का डूअर ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है मतलब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आता है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो अगर सेंटेंस में डूअर है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी बन सकता है, पैसिव वॉइस में भी बन सकता है। अगर किसी सेंटेंस में डूअर नहीं है, डूअर है ही नहीं, क्रिया को करने वाला है ही नहीं, तो वो सेंटेंस सिर्फ पैसिव वॉइस में बनेगा, एक्टिव वॉइस में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डूअर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट डूअर होगा, जब डूअर सब्जेक्ट होगा तो एक्टिव वॉइस होगी, अगर डूअर सब्जेक्ट नहीं है तो एक्टिव वॉइस नहीं होगी। दूसरा बात, अगर किसी से सामान्य तौर पर एक नियम होता है, ये 100% सही नहीं है, ये काम भी करता है नहीं भी काम करता है, ये रूल जान लेंगे कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी सामान्य तौर पर। सामान्य तौर पर ये हमेशा नियम काम में आता है, कहीं कहीं इसका अपवाद कहीं कहीं मिलता है। अब हम इस पर इतना ही चर्चा करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक नरेशन पर। नरेशन क्या है? नरेशन होता क्या है? नरेशन का मतलब हो गया नरेट करने को नाउन में जब बदलते हैं, नरेट वर्ब को नाउन में बदलते हैं, नरेशन होता है। नरेशन का मतलब क्या होता है?
विवरण देना, किसी चीज के बारे में बताना, व्याख्या करना। तो नरेशन क्या होगा, ऐसा सेंटेंस, ऐसा समझिए, सिंपल सी बात समझिए कि कोई इंसान है, जैसे मैं या कोई भी व्यक्ति है, कोई बात किया, कोई कोई आदमी, कोई ग्रुप था, कोई पीपल माने लोगों का ग्रुप था, या कोई भी सिंपल एक आदमी ही था, वो अगर कोई बात कहा और उसकी कही गई बात को हम जाकर किसी और से कह रहे हैं, या कोई भी एक पर्सन जाकर किसी और से कह रहा है, तो अगर किसी की कही गई बात को कहने वाला किसी दूसरे से वैसे ही कह दे जैसा वो कहा हो, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए अगर कोई बात कहे, मिस्टर बी उस बात को मिस्टर सी से कहने गए, तो अगर मिस्टर बी ए की बात को ज्यों का त्यों सी को बता दे, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन करना, मतलब जो उनकी बात थी सीधे उठाकर इनको बता देना। ए की कही गई बात को सीधे तौर पे सी को बता देना, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। अब अगर कोई बात ए कहे, उनकी बात को बी डायरेक्ट एज इट इज सी को ना बताएं, अपने हिसाब से बताएं, अपने तरफ से बताएं, वर्तमान में करके बताएं, या ज्यों का त्यों ना बताएं, तो उसको आप इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बात को कहना, मतलब उनकी बात का सेंस तो बता देना, लेकिन हूबहू जो जो शब्द वो इस्तेमाल किए थे, जिस जिस शब्दों का प्रयोग किए थे, सेम वही शब्द लगाकर न कहना। इनकी बात कह देना, इनकी बात इन तक पहुंचाना, लेकिन ज्यों का त्यों ना पहुंचाना, सेंस चला जाए, सेंटेंस ना जाए, इनके सेंटेंस का जो सेंस हो वो इनको पता चल जाए, इनका सेंटेंस हो वो वहां ना जाए, तो हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरीके से हमने अपना सारा टॉपिक पढ़ लिया, एक तरह से हमने सारा टॉपिक देख लिया कि हमको अगले 6 महीने में क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक्स किस टॉपिक वाइज हम 1 बाय 1 एक एक करके आगे चल के हर क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सारा सिलेबस समझ में आया होगा, ये सिलेबस लगा होगा कि हाँ ये बेसिक पे इतना जान लिया जाए तो बहुत अच्छा है। आप लोग इस क्लास को देखें, इस क्लास को अटेंड किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आगे आने वाली 6 महीने आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। जो इंसान या जो बच्चा या जो स्टूडेंट या जो एस्पायरेंट, जो तैयारी करने वाला प्रतियोगी इंग्लिश से आज तक डरता था, विश्वास मानिए, अगर 6 महीने क्लास रेगुलर कर ले गए तो 6 महीने बाद आपको इंग्लिश से पहली बात तो डर नहीं लगेगा, दूसरी बात कि सेंटेंस को देख के आप भागेंगे नहीं कि ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, हटो अगले पर देखो। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस आपकी समझ के बाहर नहीं जा पाएगा, आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस को समझ जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस सेंटेंस में ये शब्द दिया है तो ये है, ये शब्द ये है, ये शब्द ये है, इस शब्द का ये काम है, इस शब्द का ये काम है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है या वो पढ़ रहे हैं कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं या एकेडमी में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश से उनको दिक्कत है, इंग्लिश उनको समझने में दिक्कत होती है, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि बस 6 महीने इत्मीनान से प्रतिदिन रात के 9 से 10 1 घंटा इस चैनल को दीजिए, 1 घंटा यूट्यूब पर बैठिए, इस चैनल को खोलिए और आराम से वीडियो इत्मीनान से देखिए। विश्वास दिलाते हैं कि इंग्लिश से संबंधित सामान्य तौर पे जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी दिक्कत होती है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चल के इंग्लिश का मॉडरेट लेवल और उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल चालू करेंगे। वो जैसा समय आएगा वैसा आगे आपको नोटिफिकेशन से बता दिया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे टॉपिक्स थोड़ा बहुत जो समझाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए धन्यवाद। क्योंकि बहुत से लोग जुड़े नहीं हैं इसमें, इसलिए किसी की क्वेरी होती तो अब 5 मिनट अभी बचा था, किसी की क्वेरी होती, कोई कमेंट होता तो उसको देखा जाता, तो अभी तो किसी का कमेंट कोई आया नहीं कि उसका जवाब दिया जाए। बाकी आशा है कल से लोग जुड़ें, जो लोग ये वीडियो पाएंगे आज वो कल से जुड़ेंगे। तो इस विश्वास के साथ कि आप सभी इस क्लास का लाभ उठाएंगे। यूट्यूब पे बैठ के बाकी जो वीडियो देखते ही रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट्स में ज़्यादा समय जाता है आपका, एमबी भी खत्म होती है, पैसे भी जाते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि कल से 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा बैठिए, सारे काम से छुट्टी पाके। पेन पेपर लेकर बैठते हैं तो अच्छी ही बात है, नहीं भी लेकर बैठते हैं तो बस मोबाइल ले लीजिए या सिस्टम है आपके पास तो सिस्टम पर बैठ जाइए।
1 घंटे पूरी दुनिया भुला के बस मन से इसके पीछे लग जाइए, 1 घंटा बस दीजिए, बाकी एक्स्ट्रा अगर एफर्ट नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस बात को ध्यान, जब वीडियो बैठ के देखिएगा, रोज रोज ये बात नहीं कहेंगे हर वीडियो में, आज क्योंकि पहला दिन है इसलिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जब भी बैठिएगा देखने तो पूरा दिमाग वीडियो में, दिन दुनिया से सारा संपर्क खत्म, सारा फोकस स्क्रीन पर और स्क्रीन पर बताई जाने वाली टॉपिक्स पर ध्यान दीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। आज 11 जून का दिन है, आज से क्लास शुरू है और पूरी कोशिश रहेगी कि 10 दिसंबर तक जो भी बच्चा इस क्लास से जुड़ा रहे, 11 दिसंबर की डेट को, 11 दिसंबर 2023 को उसको ये एहसास न रह जाए कि हमको इंग्लिश नहीं आती है या हमको इंग्लिश से डर लगता है। अभी क्योंकि अभी नया पहली बार ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किए हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को अभी इतनी जानकारी ना हो कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। तो आज क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा सा चाहेंगे कि आपको टीचिंग के बारे में बता दें अपना एक्सपीरियंस। तो सन 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ईश्वर की दया से वर्तमान में सेटल्ड है, लेकिन एक कीड़ा था दिमाग में कि इंग्लिश आती है तो बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि सर्विस में आने से पहले या ऐसे कहिए सेटल होने से पहले, सर्विस ना कहिए उसको, सही सेटल होने से पहले दिमाग में चलता था कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। बहुत से बच्चे पूछते थे कि सर इंग्लिश ये नहीं समझ में आता है, वो नहीं समझ में आता है। तो उस समय बच्चे बड़ा रिक्वेस्ट करते थे कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए, सर ऑनलाइन क्लास लीजिए। जब उनको ये लगा कि अब हम क्लास बंद कर रहे हैं और क्लास नहीं लेंगे, तो इधर बीच भी बहुत बच्चे ऐसा थे जो मिले और कहे कि सर क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, सर क्लास लेना अच्छा रहेगा, आपकी क्लास में समझ में आता था। तो क्योंकि ऑफलाइन तो ले नहीं सकते, समय नहीं रहता है और मैनेजमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये डिसाइड किए हैं कि रोज रात को 1 घंटा आप लोगों के लिए निकालेंगे। शेड्यूल तो थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन 1 घंटे निकाल लेंगे रोज रात को 9 से 10, कोशिश करेंगे कि निकाल लें। हाँ, किसी दिन कोई जरूरी काम आता है, नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों से पहले से माफी मांग ले रहे हैं एडवांस में कि क्लास अगर कभी नहीं चल पाती है तो ये समझिएगा कि किसी बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण काम में लगे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो बाकी समान तौर पर हम प्रतिदिन सोचेंगे कि कोई भी दिन मिस ना हो, प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे क्लास हो। हाँ, बीच बीच में संडे को, किसी भी संडे को उसका नोटिफिकेशन पहले दे देंगे। जूम सेशन चलाएंगे, उसमें होगा क्या कि आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, जिसको जो टॉपिक समझ में नहीं आया होगा उस टॉपिक पर चर्चा होगी, या अगर आपका कोई सुझाव होगा तो उस सुझाव पर चर्चा होगी। तो उसकी भी टाइमिंग हम चैनल पे डालते रहा करेंगे कि आपको पता चलता रहे। तो अब टाइम ओवर होने वाला है, तो कोशिश करते हैं कि अब क्लास को ओवर किया जाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब क्लास में जुड़े रहे और आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये भी विश्वास है पूरा कि आगे आने वाली 6 महीने की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपका इंग्लिश को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप सभी क्लास में जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।